हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। देखिए, केन्स की थ्योरी हमने पहले पढ़ी थी कंजम्पशन के लिए। केन्स ने बेसिकली बहुत सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को यूज किया था, जिससे वो बताया उन्होंने कि कंजम्पशन डिटरमिन होता है। कौन से फैक्टर्स हैं उसमें से उन्होंने एक खास फैक्टर लिया था जो कि एब्सोल्यूट इनकम था। उनका कहना था कि वो किसी भी फैमिली की या पर्सन की एब्सोल्यूट इनकम है जिससे कि उसका कंजम्पशन डिटरमिन होता है। और ये वेल नोन थ्योरी थी और चल रही थी एक टाइम में। उसी टाइम में जेम्स ड्यूसनबेरी आए। जेम्स ड्यूसनबेरी ने 1949 के अंदर एक किताब लिखी जिसका नाम था इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उन्होंने उसके अंदर कहा कि ऐसा नहीं है कि साहब सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम डिटरमिन करती है, बल्कि उन्होंने कहा कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो लॉन्ग रन के अंदर प्रोपोर्शनल होता है इनकम से। यानी जो हमारा एवरेज फ्रिक्शन ऑफ इनकम है कंजम्पशन का, वो लॉन्ग रन में चेंज नहीं होता। जिस तरीके से हम चेंज करते जा रहे हैं, जैसे इनकम बढ़ रही है उसी हिसाब से वो भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, दिस इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल रिलेटिव टू द इनकम ऑफ द अदर्स। उन्होंने कहा कि जो हमारी इनकम है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, वो हमारी इनकम पर डिपेंड करता है, लेकिन वो इनकम वो होती है जो दूसरे की इनकम पर डिपेंड करती है, कंजम्पशन पर डिपेंड करता है। रिलेटिव इनकम, मेरी इनकम इतनी है, मेरे पड़ोसी की इनकम इतनी है, वो निकालेगी, वो डिटरमिन करेगी कंजम्पशन कितना है, क्योंकि मुझे उसको दिखाना है कि मेरे पास भी है। इसलिए ड्यूसनबेरी ने कहा कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल की रिलेटिव इनकम पर डिपेंड करता है, रिलेटिव इनकम टू अदर्स। रिलेटिव इनकम कैसे होगी? मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 3 लोग हैं किसी सोसाइटी में, ए बी सी। ठीक है, इसकी इनकम 10 है, इसकी 20 है, इसकी 30 है। तो इसके हिसाब से ये एक सोसाइटी है और सी की इनकम हाईएस्ट है। तो यानी इसका जो कंजम्पशन पैटर्न है, ये दोनों चाहेंगे कि हम भी वहीं पहुंचे। ये कलर टीवी बड़ा वाला लेके आया, हम भी लें, तो जाहिर है इनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये तो सेव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा कर सकता है। लेकिन मान लीजिए एक और सोसाइटी है, एक्स वाई जेड, यहां इनकम है 30, 40, 50। इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हाई है, तो यहां जो 30 वाला है सबसे कम इनकम है उसकी, उसको ज्यादा मेहनत करनी है अपनी इनकम को आगे लाने के लिए है। और यहां 50 वाला है जिसको बहुत ज्यादा सेव नहीं करना। लेकिन आप यहां देखिए, यहां ये जितना सेव कर सकता है इसमें, वो वहां 50 वाला कर पाएगा। यानी बेसिकली कहने का मतलब यह है कि ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, हर आदमी अपनी सोसाइटी के हिसाब से अपने कंजम्पशन को लेकर चलता है। हाई सोसाइटी में अगर आदमी रह रहा है, उसकी इनकम किसी वजह से कम हो गई, तो वो कोशिश करेगा नहीं मेरा कंजम्पशन कम ना हो, वैसा ही चलना चाहिए, क्योंकि मुझे सोसाइटी से अपने आप को मैच करके चलना है। तो बेसिकली इस रिलेटिव इनकम का मतलब यहां पर यही है कि हमारी इनकम जो है वो दूसरे के इनकम से रिलेट करके कंजम्पशन को डिटरमिन करती है। जो जिसकी पहले वाली जैसे उसकी इनकम चल रही है, वैसे ही मेरी कंजम्पशन उसी हिसाब से चलता रहेगा। जाहिर है ये वो वाला वक्त था बिल्कुल जब लोग केन्स की बारी थ्योरी को बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, जो खासतौर से बेसी कर रही थी इस बात पर कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी उसका कंजम्पशन कम होता है और उसकी सेविंग बनती जाती है और बढ़ती जाती है। उनका कहना यह था कि साहब, आदमी की ख्वाहिशें एक वक्त तक पूरी होती हैं, जब पूरी हो जाती हैं फिर उसके बाद अगर इनकम बढ़ती है तो वो सेव करता है। यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो घटती चली जाती है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ती जाती है। लेकिन जब इस केन्स की इस बात को चेक किया गया डेटा से, तो जब उसको 2 डेटा पर चेक किया गया, एक किया गया क्रॉस सेक्शनल कंजम्पशन डेटा, क्रॉस सेक्शनल एविडेंसेस के ऊपर चेक किए गए, और एक एम्पेरिकली चेक किया गया जिसमें टाइम सीरीज डेटा भी यूज किया गया। ठीक है, तो
तो जब इस केस की चीज के इसमें एविडेंसेस देखे गए क्रॉस सेक्शनल डेटा के साथ, क्रॉस सेक्शनल डेटा बेसिकली कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई डेटा को उठाइए और चेक कर लीजिए। एक पर्टिकुलर टाइम पर हम कोई रेंज ऑफ डेटा नहीं लेते हैं। पिछले साल की इस डेट में इस तारीख में कितना कंजम्पशन था, है ना, पिछले साल इस दिन कितना एक्सपेंडिचर हुआ, वो अलग चीज है। और टाइम सीरीज में जाहिर है फिर एक पूरे टाइम सीरीज डेटा लेते हैं, देखते हैं कहां ट्रेंड्स कहां चेंजेस आ रहे हैं। तो जो केन्स का डेटा था वो क्रॉस सेक्शनल पे तो सही था कि हाँ किसी एक पर्टिकुलर टाइम में एक आदमी की इनकम है और उसका सेविंग इतनी है, ठीक है, किसी और टाइम में उठा लीजिए बढ़ गई उस टाइम में उसकी सेविंग। लेकिन जब उसी डेटा को टाइम सीरीज के साथ रखा गया, एम्पेरिकली चेक किया गया, तो वहां चेंज आया। वहां देखा गया कि जैसे जैसे आदमी की एग्रीगेट इनकम ग्रो हो रही है, यानी कंट्री की सॉरी, जो एग्रीगेट इनकम ग्रो हो रही है, सेविंग उसी रेट से ग्रो नहीं हो रही। यानी जिस रेट से एग्रीगेट इनकम ग्रो हो रही है उसी रेट से एग्रीगेट सेविंग ग्रो नहीं हो रही। यहां पर ड्यूसनबेरी ने फिर कहा कि जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है वो इन दोनों टेक्निक्स पर काम करेगी। वो आप क्रॉस सेक्शनल डेटा पे रखिए, क्रॉस सेक्शनल एविडेंसेस पे लीजिए तो भी काम करेगी और टाइम सीरीज पर भी काम करेगी। इसके लिए उन्होंने दो पॉइंट उन्होंने पकड़े उसको, जिसको उन्होंने स्टडी किया। पहला तो उन्होंने कहा कि प्रोपेंसिटी टू सेव है, प्रोपेंसिटी जो सेव है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ परसेंटेज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीट कर रहा हूं मैं, जो प्रोपेंसिटी टू सेव है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ द परसेंटेज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो एग्रीगेट इनकम निकल कर आ रही है, उसकी जो एक परसेंटेज है वो बेसिकली इस सेविंग का एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। वो बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। और ये बात क्रॉस सेक्शनल डेटा से मैच करती है। यानी ये जो है जहां पर हम ये बात कह रहे हैं कि प्रोपेंसिटी टू सेव इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्रॉस सेक्शनल डेटा से कंसिस्टेंट है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो एग्रीगेट सेविंग है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ एग्रीगेट इनकम। थोड़ी सी बात अजीब है, उसका कहना है कि जो एग्रीगेट सेविंग है वो इंडिपेंडेंट है एग्रीगेट इनकम से, जबकि केस ने तो ये कहा कि इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, ठीक है। और ये वाली बात अगर सही है इसकी ड्यूसनबेरी की, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो टाइम सीरीज डेटा पर काम करेगा। टाइम सीरीज डेटा से कंसिस्टेंट है, क्योंकि आप पूरे टाइम सीरीज डेटा को उठाइए, हर जगह आप उसको देखिए कि जहां भी एग्रीगेट सेविंग है वो क्या इंडिपेंडेंट है एग्रीगेट इनकम से, ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ड्यूसनबेरी का कहना है कि क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये ड्यूसनबेरी ये नहीं कह रहे हैं कि साहब वो इनकम पर डिपेंड कर रहा है हमारा कंजम्पशन। उनका कहना ये कि हमारा कंजम्पशन दो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। उसके लिए इन्होंने दो अलग फैक्टर लिए, एक तो है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहा जाता है कि हम अपनी सोसाइटी में उस हिसाब से जीते हैं जैसे हमारे नेबर्स जी रहे, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा जो था रेशिट इफेक्ट। एक आदमी का कंजम्पशन एक जगह पर पहुंच जाता है, अगर उसकी इनकम कम हो जाए तो उसका कंजम्पशन उसी रेट से वापस नहीं आता। तो इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं पहले कि ये क्या है, इससे हमें समझ में आ जाएगी थ्योरी पूरी तरह से। पहले हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की। देखिए, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि इंडिविजुअल कॉपी कंजम्पशन ऑफ देयर नेबर्स। इंडिविजुअल और फैमिली कॉपी देयर कंजम्पशन विद देयर नेबर्स। मेरे पड़ोसी ने जो खरीदा है मुझे वो खरीदना है, उनके यहां बड़ा वाला कलर टीवी आया है मुझे भी लेना है। अब ये चलता है हर जगह, एक सिस्टम आप लोग को भी पता होगा। ये बात ड्यूसनबेरी ने पकड़ी, उसने कहा कि नहीं, इनकम कैसे करेगी, हमारा जो नेबर्स है वो कितना खर्च कर रहे हैं उसी हिसाब से हमें खर्च करना होता है, क्योंकि हमें अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस सोसाइटी के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और इसी डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट को ही हम ड्यूसनबेरी इफेक्ट कहते हैं।
ड्यूसेनबेरी इफेक्ट दो चीजों पर डिपेंड करता है, दो तरह से काम करता है। पहला वो कहता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल नहीं होती। पहली बात जो वो कहता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डज नॉट फॉल। केस ने क्या कहा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कम होता चला जाता है, लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। और इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव इनकम है वो हमेशा सेम रहती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव इनकम है वो हमेशा सेम रहती है। कैसे? उसके लिए मैं आप एक एग्जाम्पल लेता हूं कि सपोज कर लीजिए कोई दो लोग हैं, एक की इनकम 10 है और एक की इनकम 20 है। एक एक्स है और एक ये वाई है। एक की इनकम 10 है और एक की इनकम 20 है, और इनका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है एमपीसी वो दोनों का 0.8 है। दोनों का 0.8 है। इसका मतलब 80% ये कंज्यूम कर लेते हैं और 20% ये सेव करते हैं। तो 10 का 80% कितना हो गया? 8। 20 का 80% 16। ठीक है, ये इन दोनों का कंजम्पशन है। अब इसका देखिए रिलेटिव इनकम क्या कंजम्पशन क्या निकल कर आएगा? 18/16 1/2 दैट इज 0.5। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये हमने इनकी रिलेटिव कंजम्पशन निकाला है, रिलेटिव इनकम से उनका कंजम्पशन हमने निकाला है। अब अगर मान लीजिए दोनों की इनकम 10% बढ़ गई, इन दोनों की इनकम 10% बढ़ गई। अगर 10% बढ़ी है तो इसका अब हो गया 11 और इसका कितना हो गया? 22। 10% इसकी इनकम बढ़ गई, 10% इसकी इनकम बढ़ गई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो उन दोनों का 0.8 ही था। 0.8 0.8। ठीक है, अब क्या होगा? अब उसी हिसाब से इन दोनों का कंजम्पशन निकल कर आ जाएगा। इसका कितना होगा? इसका एक्स वाले का, यानी अब 11 का हमें 80% निकालना होगा, जो आ जाएगा आपका 8.8। ठीक है, इसी तरीके से 22 का आप 80% निकाल लीजिए तो 17.6 आएगा। और अब इन दोनों का रिलेटिव देखें कितना आएगा? 8.8/17.6 इज इक्वल टू अगेन 1.5, 0.5 आ गया। बात को समझ रहे हैं ना? वो कहते हैं कि इन दोनों के जो चेंजेस आएंगे वो एब्सोल्यूट इनकम में तो आएंगे। इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या उनकी एवरेज इनकम या जो भी कह लीजिए वो ऊपर बढ़ेगी, लेकिन जो कंपैरेटिव इनकम है, जो रिलेटिव इनकम है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो प्रोपोर्शनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम विच इज डिपेंड अपॉन द रिलेटिव इनकम विल नॉट चेंज। जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो इनकम का पोर्शन है वो विद रिलेट टू द अदर इनकम्स कंजम्पशन, अदर पर्संस इनकम कंजम्पशन विल नॉट चेंज। ये चेंज नहीं होगा, इसी हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है, देखिए इसी दूसरे पॉइंट के बाद फिगर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने कैमरा रोककर फिगर बना ली है। दूसरा पॉइंट है जिसमें ड्यूसेनबेरी ने कहा कि जो हमारी एक गिवन इनकम है, जो एक रिलेटिव इनकम है हमारी, उसमें रिलेटिवली जिसकी लो इनकम है उसका कंजम्पशन ज्यादा होता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से। और जो हाई इनकम लोग होते हैं उसी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, जो हाई इनकम ग्रुप होते हैं उनकी कंजम्पशन कम होता है, क्योंकि वो पहले से ही डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट को क्रॉस कर चुके हैं वो। ठीक है, तो जो लो इनकम वाले वो बेसिकली इस डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का शिकार होते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को सोसाइटी में उसी लेवल पर मेंटेन करना होता है। हाई लेवल वालों के पास डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे जनरली आपने देखा होगा जो रूरल एरियाज हैं, गांव वगैरह हैं, वहां पर बहुत ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट नहीं, वहां दिखावा खावा कम होता है, तो इसलिए वहां कंजम्पशन कम होता है। लेकिन आप अर्बन एरिया के अंदर जाइए, शहरों में जाइए, तो वहां ये सब चीजें ज्यादा हैं। किसी आप शहर में जनरली आपने सुना होगा लोग बातें करते हैं, भाई मैं फलाने शहर में रहता हूं, बहुत महंगा शहर है और वहां क्या बचता है।
भाई मैं फलाने शहर में रहता हूं, शहरों में कुछ बचता नहीं है, वो इसीलिए नहीं बचता क्योंकि शहर के हिसाब से हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करना पड़ता है, जो हमारा बेसिकली जिसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, होता यह है कि जो हाई इनकम ग्रुप है वो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें। ठीक है, और ये जो कंक्लूजन निकल के आया ये केन्स की थ्योरी से तो बिल्कुल अलग है। केन्स का कहना यह है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती जाएगी, लेकिन यहां कहीं कम नहीं हो रही है। ठीक है, और इस बात को खास ध्यान रखिए कि देखिए रिलेटिव इनकम जो है वो तो सेम है, जो हमने रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात की, ठीक है वो तो सेम है, लेकिन उनका जो कंजम्पशन फंक्शन है वो ऊपर हो जाता है। जाहिर इनकम सबकी बड़ी, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल लिया था, पूरी सोसाइटी की इनकम बड़ी, रिलेटिव इनकम तो वही है, रिलेटिव एक्सपेंडिचर तो वही है, लेकिन कंजम्पशन फंक्शन उनका ऊपर हो गया। इस वजह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट रहती है। कैसे? देखिए इस फिगर में देखें, सपोज कर लीजिए कोई एक पर्सन है ए, पहले एक ए पर्सन है और उसका Y1 कंजम्पशन है। कोई एक पर्सन है ए, उसका Y1 कंजम्पशन है। अब वो इस कंजम्पशन पर वो अपना काम कर रहा है, लेकिन अब चलते चलते सपोज कर लीजिए कि उसकी इनकम बढ़ गई और उसकी इनकम Y2 हो गई। अब उसकी इनकम Y2 हो गई। जब उसकी इनकम Y2 होगी तो जाहिर है कि उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए उसका कंजम्पशन ही बढ़ रहा है तो उसका कंजम्पशन अब अपनी कंजम्पशन लाइन तक नहीं बढ़ेगा। देखिए ये जो हमने लिया था कि ये हमने लिया है अपना जो 45 डिग्री का हमारा जो इनकम है, इनकम जो है वो या तो कंजम्पशन है या सेविंग है। ठीक है, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, मुझे पहले बता देना चाहिए था, सॉरी। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, इस कंजम्पशन फंक्शन पे हम काम कर रहे हैं। तो इस कंजम्पशन फंक्शन पे ये मिस्टर ए का इनकम हो गई, ठीक है, और यहां उनका कंजम्पशन आ गया। ये हमारा कंजम्पशन सेविंग है तो ये उनका कंजम्पशन आ गया यहां पर Y1 ए, और OY1 उनकी डिस्पोजेबल इनकम हो गई। अब सपोज कर लीजिए कि उनकी इनकम बढ़ गई। जब उनकी इनकम बढ़ी तो उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन उनका कंजम्पशन क्योंकि अब उनका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो उनका कंजम्पशन उसी फंक्शन पर नहीं रहेगा, उनका कंजम्पशन उससे ऊपर जाएगा। सपोज कर लीजिए वो यहां तक आ गया। ये कहां तक जा रहा है कंजम्पशन? ये देखिए ये कंजम्पशन उनका उस वहां तक जाएगा जहां उनकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पीछे वाले कंजम्पशन के बराबर हो जाएगी। वो कैसे होगी? देखिए अब अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो मैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी लाइन थोड़ा सा, तो ये आपका एक फंक्शन निकल कर आएगा। ये आपको बता रहा है कि कंजम्पशन Y1 पे करें या Y2 पर करें, लेकिन उनका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो सेम रहेगी। बात आ रही है समझ में? दूसरी बात, अब मान लीजिए ये जो जैसे मैंने कहा था ना, तो तीन इनकम मैंने बताई थी, ABC की 10, 20, 30 थी और XYZ की 30, 40, 50 थी। तो उसमें 30 वाला अमीर था, इसमें 30 वाला गरीब आ रहा था। गरीब से मुराद ये है कि कम इनकम वाला आ रहा है। यहां मान लीजिए कि ये एक इनकम ए की थी जो बढ़ के यहां पर आ गई, और जो यहां आई है ये पहले बी की थी इनकम, ये बी की इनकम थी पहले। अब प्रोपोर्शनली इनकम बढ़ी है, जैसे हमने सारी सोसाइटी की एक साथ बढ़ाई थी, प्रोपोर्शनली इनकम बढ़ी है। अब मान लीजिए प्रोपोर्शनली इनकम जितनी ए की Y1 से Y2 हुई थी उसकी Y2 से Y3 हो गई। ठीक है, उसके साथ भी वही केस होगा, जो उसका कंजम्पशन है वो बढ़ेगा लेकिन अपने कंजम्पशन फंक्शन पर नहीं रहेगा, क्योंकि उसको भी तो अपने आगे वाले से मैच करना है, वो ऊपर चला जाएगा। और मान लीजिए वो यहां तक आ गया, ठीक है, उसका कंजम्पशन यहां तक आ गया, लेकिन वो कंजम्पशन ऊपर क्यों गया? क्योंकि उसको अपनी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को सेम रखना था अपनी सोसाइटी के हिसाब से। तो अब अगर आप इसको देखेंगे, कुछ ज्यादा ही टेढ़ी हो गई लाइन। ठीक है,
अब आप देखिए यहां पर दोनों, ए को भी देखिए बी को भी देखिए, दोनों का जो एक फंक्शन है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो सेम आ रही है। इस लाइन पर उसकी y1 से y2 हो गई थी तो इसी लाइन पर रहा वो, और ये y2 से y3 पे हो गया तो वो अपनी लाइन पर रहा। इसलिए कहा गया कि जो इनकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो सेम रहेगी, लेकिन हमने ये भी कहा था कि उनका कंजम्पशन फंक्शन बढ़ जाएगा, कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड चला जाएगा। वो कैसे जाएगा? आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये जो दोनों पॉइंट है इनको मिलाइए, एक लाइन खींचिए, ये देखिए ये कंजम्पशन 2 आ गया, ये एक लाइन कंजम्पशन। अब इनका कंजम्पशन फंक्शन रेड था, रेड के बाद अब इनका कंजम्पशन फंक्शन ये ब्लैक वाला हो गया, तो कंजम्पशन फंक्शन इनका बढ़ गया। ठीक है, यही डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। अगला जो है वो है रेशेट इफेक्ट। रेशेट इफेक्ट क्या होता है? देखिए रेशेट इफेक्ट बेसिकली कहा जाता है कि आप, रेशेट का क्या मतलब है? रेशेट का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है, बहुत सारी मीनिंग है लेकिन हम जो यहां पर यूज करते हैं, फीलिंग बैड और फीलिंग इंसल्टेड। यानी हमने, मेरी इनकम बढ़ी और एकदम मैंने कहा बस अब तो मैं भी कार लूंगा, वो उसके पास कार है, उसके पास कार है, मैंने भी कार ले ली, लेकिन किसी वजह से मेरी इनकम फिर कम हो गई। अब ये बड़ा मुश्किल काम है कि मैं कार बेचूं और फिर स्कूटर पे आ जाऊं, मुझे डर है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, हैं? तो इस वजह से इसको रेशेट इफेक्ट कहते हैं। यानी आपकी इनकम बढ़ जाए तो आपका कंजम्पशन बढ़ जाता है, आपका कंजम्पशन फंक्शन ऊपर चला जाता है, लेकिन जब आपकी इनकम घटती है तो जिस रेट से आपकी इनकम घटती है उस रेट से आपका कंजम्पशन नीचे नहीं आता। भले आप उधार लें, कुछ भी करें, कैसे करें, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले था उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैं अब भी मेंटेन करूं। ठीक है, ये होता है। इसको देखिए, हम इस फिगर में इसको देखें कैसे आएगा ये। मान लीजिए ये वही वाले कंजम्पशन फंक्शंस हैं, ठीक है। अब उसमें इनकम बढ़ गई, यहां से इसकी इनकम यहां आ गई, एक ही इनकम बढ़ गई, यहां से यहां आ गई। अब अगर उसका कंजम्पशन यहां से यहां चला गया, ठीक है, अब अगर वो कंजम्पशन को कम करना चाहेगा इनकम कम करने की वजह से, तो वो कंजम्पशन को उस रेट से कम नहीं कर पाएगा। इनकम तो उसकी तेजी से डायरेक्ट कम हो रही है, लेकिन उसका कंजम्पशन इसके साथ नहीं आएगा, उसका कंजम्पशन कहीं यहां चलेगा। समझ रहे? वो ऐसे चलेगा और बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। उसकी जो, यूं बना लीजिए, ये थोड़ा सा नीचे आना है इसको, कंजम्पशन जो आएगा वो बिल्कुल इसी इसमें नहीं आ जाएगा, कंजम्पशन थोड़ा सा ऊपर होकर आएगा। यानी ये कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा रहेगा, यही नहीं आ जाएगा, यहां तक रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उधार लेगा, उसको अपने आप को मेंटेन करना है। देखिए, जब इनकम बढ़ जाती है तो एक लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। मेरे बच्चे हैं वो चीजें खाने पीने लगे, उन जगहों पर जाने लगे जो ज्यादा इनकम में जहां पर जाया जाता है। अब मेरी इनकम कम होगी तो मेरे बच्चों को प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि इनकम कम होने पे अगर आदमी कर रहा है तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से वो ये सब है। रियलिटी में भी ऐसा होता है कि आदमी की इनकम बढ़ जाती है तो उसके सारे बच्चे उसी चीज के आदी हो जाते हैं। जब उसकी इनकम कम होगी तो मुश्किल हो जाती है, उसको थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो वो किसी तरीके से उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो पहले था उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। उधार ले, ज्यादा काम करे, ओवर टाइम करे, कुछ भी करे, लेकिन उससे को काम करने की कोशिश वो करता है। ठीक है, तो यही रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस था। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।